Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great, and today we are here with the part 5 of the chapter Justice. And it is going to be the most important topic of the chapter, that is John Rawls' theory of justice. From this particular topic, the question can be directly asked in your question paper, that can be of 6 marks also. So it is the most important topic of this particular chapter. So let us start today. What is John Rawls' theory of justice? So basically in the last class I have told you that the idea of justice after Plato, Aristotle, it was the idea which was not discussed as much, right? But after a long time period, John Rawls has tried to explain it again, and he has explained it in an excellent manner, or you can say in a unique manner, and that's why we are reading it today, right? So according to John Rawls, let me tell you in simple terms. John Rawls says that if we are having, it means if you are having to redistribute the resources of the society, then how you will redistribute it? कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको ना रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? बट ट्विस्ट इज देयर. ट्विस्ट क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका क्या सोशल स्टेटस है. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यू, राइट? ऐसे में क्या होगा? लेट मी गिव वन एग्जांपल. सपोज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है केक को, right? Suppose one cake is there and you are having the responsibility to distribute the cake among all of the people, right? You do not know which part you are going to get. So now think how you will distribute the cake. आप उस केक को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? So you will try to distribute the cake in that manner that whether you be in the last also, even then you are getting equal share. At least you are getting something if you are in the last also, right? The same thing is with the distribution of resources according to John Rawls. कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े तो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक ऐसे मैनर में ताकि अगर आप सोसाइटी में बिल्कुल लास्ट लेडर पे भी खड़े हो ना, इवन देन यू आर इन दैट पोजीशन कि आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. इन सिंपल टर्म्स यही है जॉन रॉल्स की थियरी, राइट? कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपके पास अथॉरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन की, सो हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज. क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट नाउ. Let us start now. What is the theory of justice which is given by John Rawls? Right? I hope previous part of the chapter is completely clear to all of you. If people are asked to choose the kind of society in which they would like to live, अगर लोगों से ही पूछा जाए कि वो कैसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, in which type of society they want to live, they are likely to choose one in which the rules and organization of society allot them a privileged position. तो अब आप कैसी सोसाइटी में रहना पसंद करोगे? कैसी? कि आप हमेशा ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करोगे जहां आपकी सोसाइटी आपको कुछ प्रिविलेजेस मतलब कुछ स्पेशल राइट्स आपको प्रोवाइड करवाती है, राइट? अगर आपको कुछ स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जा रहा है ना, तो यू विल बी फीलिंग दैट यस इट इज बेटर फॉर मी, इट इज बेस्ट फॉर मी, आई कैन लिव हियर. आप उस जगह को पसंद करोगे, राइट? अगर आपको प्रिविलेज्ड पोजीशन मिलती है. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू पुट असाइड देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड थिंक ऑफ द गुड ऑफ सोसाइटी, राइट? अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए, एज आई टोल्ड यू, रिजर्वेशन है ना. सपोज यू आर द चाइल्ड ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन बेटर है, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन. बट इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू विल बी फीलिंग इट इज द एक्सप्लॉइटेशन, यू विल से इट. गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे में क्या है, हाउ यू विल सी द सोसाइटी? क्योंकि हर कोई ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेगा जहां उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, राइट? एज आई टोल्ड यू कि अगर रिजर्वेशन का कंसेप्ट है तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी पीपल, दे विल बी थिंकिंग दैट यस इट इज जस्टिस. गेटिंग माई पॉइंट?
तो ऐसे में अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, इट इज वेरी हार्ड टू कीप योर पर्सनल इंटरेस्ट अवे फ्रॉम इट. यू कांट डू इट. आप सबके पर्सनल इंटरेस्ट को एक साइड में रख के और जस्ट गुड ऑफ द सोसाइटी यू कांट थिंक अबाउट दैट, especially if they believe that their decision is going to have an impact on the kind of life and opportunity their children will have in the future. और स्पेशली कब? जब आपको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, ये जो लाइफस्टाइल आपका होने वाला है, ये ना सिर्फ आपकी लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालेगा बट योर चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय दैट. तो आपका माइंडसेट दैट विल बी चेंज्ड. गेटिंग माई पॉइंट? That's why we are able to see that reservation is going on again and again. We are increasing the limits, right? अगर ऐसा बोल दिया जाए कि reservation will be removed, so lot of people who are from reserved category maybe they will be protesting it. Why? Because they will be having a fear that in future their children will not be able to grab those opportunities. Getting my point? तो ऐसे में क्या है, स्पेशली इट्स नॉट इजी टास्क कि आप अपने इंटरेस्ट को साइड कर दो, और वो भी तब जब आपको पता है कि वो एक्शन सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन को भी इंपैक्ट करने वाले हैं. राइट? इंडीड वी ऑफन एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू थिंक ऑफ एंड सपोर्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर देयर चिल्ड्रन. हालांकि हम कोशिश करते हैं ना कि पेरेंट्स वही सोचते हैं, एवरी पेरेंट थिंक कि उसके बच्चे को बेस्ट मिलना चाहिए. But such perspectives cannot form the basic of theory of justice for the society. But every people, when we are thinking about ourselves only, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, क्या ये सोसाइटी के लिए जस्ट हो सकता है? Because we are fulfilling our interest only, we are representing our interest only, so that is not justice, na? That cannot be applicable to the society. So how do we reach a decision that would be both fair and just? तो ऐसे में आप ऐसा डिसीजन कैसे लेते हो जो फेयर भी है और जस्ट भी है? इट इज अ क्वेश्चन मार्क. देखो क्यों? बिकॉज एवरी पर्सन इज थिंकिंग अबाउट हिज और हर इंटरेस्ट. जब आप खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि जो मेरे लिए बेटर है दैट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ द पर्संस, राइट? लेकिन जो आपके लिए बेटर है जरूर नहीं वो सोसाइटी के लिए बेटर है. देयर विल बी कंफ्लिक्ट ना. सो फ्रॉम दैट कंफ्लिक्ट हाउ वी विल बी गेटिंग कि एक जो डिसीजन है वो आपके लिए भी बेटर है और सोसाइटी के लिए बेटर है, एंड दैट इज फेयर एंड जस्ट ऑल्सो. हाउ वी कैन से दैट? गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए जॉन रॉल्स ने इसी डिलेमा को सोल्व किया है. एंड इन विच मैनर ही हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, लेट अस डिस्कस इट. जॉन रॉल्स हैज ट्राइड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि आप कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे दैट विल बी फेयर एंड जस्ट. So this answer has been given by John Rawls. He argues that only way we can arrive at a fair and just rule is if we imagine ourselves to be in a situation in which we have to make decisions about how society should be organized. Right? वो क्या बोलते हैं कि आप देखो just distribution अगर आप करना चाहते हो तो how you will be able to do that? सबसे पहले आपको उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में खुद को इमेजिन करना है जहां आपको डिसीजंस बनाने हैं कि सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज्ड होगी, सोसाइटी में रूल्स रेगुलेशंस कैसे बनेंगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. इट मींस यू विल हैव टू डिसाइड, एंड इफ यू विल हैव टू डिसाइड यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट? तो ऐसे में क्या है, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच मैनर, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society. और आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है जब आपको ये नहीं पता कि आपकी पोजीशन कौन सी होने वाली है. इन विच मैनर, इन विच पोजीशन यू आर गोइंग टू बी. यू डू नॉट नो एनीथिंग, यू आर नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग, बट इवन देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, इवन देन यू विल हैव टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी. गेटिंग माई पॉइंट? आपको कुछ नहीं पता, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्या आपका रिलीजन है, क्या आपका सोसाइटी में स्टेटस है, यू डू नॉट नो एनीथिंग. तब आपको सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है. इट्स इजी ना, क्योंकि आप पार्शियलिटी नहीं करोगे. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है. यू विल ट्राई दैट विल बी बेस्ट फॉर ऑल, क्योंकि खुद के इंटरेस्ट को ऊपर रखना दैट इज इजी. बट जब आपको पता ही नहीं कि आप कहां से बिलोंग करने वाले हो, क्या आपको मिलने वाला है, देन यू विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट एवरीथिंग इन जस्ट मैनर.
देखो वो क्या बोल रहे हैं, दैट इज वी डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वी वुड बी बोर्न इन। आपको ये नहीं पता कि आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है, कैसी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है। वी वुड बी बोर्न इन अपर कास्ट और लोअर कास्ट फैमिली। आपको ये नहीं पता कि आप अपर कैटेगरी में बर्थ लेने वाले हो, लोअर कास्ट में बर्थ लेने वाले हो। यू डू नॉट नो एनीथिंग। रिच होने वाले हो, पुअर होने वाले हो, प्रिविलेज्ड हो, डिसएडवांटेज्ड हो, यू डोंट नो एनीथिंग। आपको कुछ नहीं पता है, राइट? Rawls argues that if we do not know in this sense who will be and what options would be available to us in future society, we will be likely to support a decision about the rules and organization of that future society which be fair for all the members. अब ये है लॉजिक। क्या है लॉजिक? कि जब आपको पता ही नहीं कि आप अपर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हो, आपका बर्थ लोअर कास्ट में होने वाला है, आपका रिच फैमिली में बर्थ होने वाला है, आपका पुअर फैमिली में बर्थ होने वाला है, आप प्रिविलेज्ड कैटेगरी से बिलोंग करोगे, डिसएडवांटेज कैटेगरी से बिलोंग करोगे, यू डोंट नो एनीथिंग। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जब आप रूल्स रेगुलेशंस बनाओगे, जब आप सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करोगे, तो इन विच मैनर यू विल डिसाइड, ताकि वो सभी के लिए फेयर हो जाए। क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है आप डिसएडवांटेज फैमिली में पैदा हो जाओ। अगर डिसएडवांटेज में हो तो एटलीस्ट तब भी तो आपके पास वो पोजीशन होनी चाहिए ना, दैट यू आर एबल टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू आर एबल टू फील दैट यस आई एम सिक्योर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे में आपको क्या चेक करना है? जस्ट यू विल हैव टू सी कि आपको कुछ नहीं पता है, एंड इफ यू डोंट नो एनीथिंग, so you will try to distribute everything in equal manner and you will try to do everything in a fair manner only. As I told you the example of cake, कि जब आपको केक डिस्ट्रीब्यूट करना आपको नहीं पता, आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, आपको लास्ट पार्ट मिलेगा, आपको मिडिल पार्ट मिलेगा, तो ऐसे में आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द केक इक्वली। गेटिंग माई पॉइंट? इन द सिमिलर मैनर, जब आपको नहीं पता आपकी सोसाइटी में स्टेटस आपका क्या होने वाला है, तो यू विल बी ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज इन द इक्वल मैनर, इन द फेयर मैनर स्पेशली। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। Rawls describes this as thinking under a veil of ignorance. अब देखो 2 marks question directly can be framed from here also. What is veil of ignorance? ये वही सिचुएशन जो जॉन रॉल्स ने यहां बताई है कि आपको कुछ नहीं पता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आपका कहां बर्थ होने वाला है, आप प्रिविलेज्ड हो, आप डिसएडवांटेज्ड हो, यू डोंट नो एनीथिंग, राइट? तो ऐसे में क्या है? वेल ऑफ इग्नोरेंस यही है। इट मीन्स ही एक्सपेक्ट दैट इन सच अ सिचुएशन ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस अबाउट आवर पॉसिबल सिचुएशन एंड स्टेटस इन सोसाइटी, कि आपको अपनी पोजीशन के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको सोसाइटी में आपका क्या स्टेटस है, यू डोंट नो अबाउट दैट ऑल्सो। तो ऐसे में क्या होगा? ईच पर्सन वुड डिसाइड इन द वे दैट जनरली डू, दैट इज इन टर्म्स ऑफ देयर ऑन इंटरेस्ट। ऐसे में क्या होगा? हर एक पर्सन ये डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा? कि अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में, है ना? बट सिंस नो वन नोज हु ही वुड बी, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे अपना इंटरेस्ट सोच सकते हो? आप अपने इंटरेस्ट के बारे में, मान लिया आपको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर आपको पता है कि आपको केक का ना लास्ट पार्ट मिलेगा, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो आप लास्ट वाला पार्ट बड़ा करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको पता है आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा, तो आप फर्स्ट पार्ट को ज्यादा पीस कट करोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा पार्ट मिलने वाला, देन हाउ यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट? तब तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है? आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि आप कहां होने वाले हो, वेयर यू विल बी, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, यू डोंट नो एनीथिंग, एंड व्हाट इज गोइंग टू बेनिफिट हिम। आपको ये नहीं पता कि क्या चीज आपको फायदा देगी। हो सकता है आप डिसएडवांटेज के बेनिफिट से सोच रहे हो, तो हो सकता है आपको प्रिविलेज्ड कैटेगरी में आपका बर्थ हो जाए। आप प्रिविलेज्ड के बेसिस पे चीजें बना रहे हो, तो हो सकता है आपका डिसएडवांटेज में हो जाए। तो यू डोंट नो ना, यू डोंट नो द थिंग ऑल्सो कि आपको कौन सी चीज बेनिफिट करने वाली है। So each will envisage the future society from the point of view of the worst off. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप ऐसे में क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि हो सकता है मेरा बर्थ है बिल्कुल पुअर कैटेगरी में हो जाए, हो सकता है मैं सोसाइटी के सिर्फ और सिर्फ कौन से जो डिसएडवांटेज है वहां से बिलोंग करूं। तो यू विल थिंक अबाउट दैट ऑल्सो ना, कि अगर मेरा बर्थ वहां भी होता है तो एटलीस्ट मेरे पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए दैट आई कैन फुलफिल माई नीड्स।
तो ऐसे में आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू गिव द मिनिमम कंडीशंस, मिनिमम नीड्स टू दैट कैटेगरी ऑल्सो, जो सबसे लोवेस्ट मानी जाएगी, जो सबसे लैडर पे बिल्कुल लोवेस्ट है, जो सबसे वर्स्ट कंडीशन में है। Getting my point? It will be clear to a person who can reason and think for himself. Then those who are born privileged will enjoy certain special opportunity. है ना? अब अगर आप देखो, अगर ये है कि ये कोई पर्सन है, अगर उसको ये पता है कि उसका बर्थ ना किसी प्रिविलेज्ड कैटेगरी में, तो उसको पता होगा कि उसको कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। समझ आया? बट व्हाट इफ दे हैव द मिसफॉर्च्यून ऑफ बीइंग बोर्न इन डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? अगर वो डिसएडवांटेज सेक्शन में पैदा हो गया तो क्या होगा? इसके लिए आप क्या करोगे, यू विल बी कीपिंग योर सेल्फ एट दैट प्लेस ऑल्सो, कि अगर आपका बर्थ वहां पर हो रहा है तो भी आप उस पोजीशन में भी लोगों को वो नीड्स अवेलेबल कराते हो। समझ आया? वेयर फ्यू अपॉर्चुनिटी वुड बी अवेलेबल टू देम। ऐसे में आप उस हर एक लास्ट लेडर वाले पर्सन के इंटरेस्ट को भी माइंड में रखोगे जिस पार्ट पे आप पहुंच सकते हो। समझ आया? तो ऐसे में एटलीस्ट हर एक पर्सन के पास मिनिमम रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। Hence, it would make sense for each person acting in his or her own interest to try to think of rules of organization that will ensure reasonable opportunity to the weaker sections. अब जब आपको पता है कि आप वीकर सेक्शन से भी बिलोंग कर सकते हो, तो आप ऐसी फेयर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे ताकि जो बिल्कुल ऐसी कैटेगरी वाले हैं जो वीकर सेक्शन है उनको भी बेनिफिट मिले। राइट? The attempt will be to see that important resources like education, health, shelter, etc. are available to all the persons, even if they are not part of upper class. आप क्या सोचोगे कि जो मिनिमम चीजें हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, शेल्टर है, वो भी सभी के पास अवेलेबल है, चाहे वो सोसाइटी की अपर क्लास का पार्ट है या नहीं है। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि आपको नहीं पता कि आपके पास कौन सा पार्ट आने वाला है, आपको नहीं पता आप सोसाइटी की किस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले हो, आपका बर्थ कहां होने वाला है। ऐसे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है चीजों को। सो इन विच मैनर यू विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट, यू विल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स इन दैट मैनर कि अगर आप सबसे डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से भी बिलोंग करो, इवन देन यू आर एबल टू फुलफिल योर नीड्स, आपकी कॉमन नीड्स पूरी हो रही हैं। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। इट इज ऑफ कोर्स नॉट इजी टू इरेज आवर आइडेंटिटीज, लेकिन ये इजी तो नहीं है। आपको तो पता है कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां आपका बर्थ हुआ है, सो इट्स नॉट इजी ना। एंड टू इमेजिन वनसेल्फ अंडर अ वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये कोई सोच के भी नहीं कर सकता है। अगर आप अभी जैसे आपका बर्थ हुआ है, जहां से आप बिलोंग करते हो, तो आप इट्स नॉट इजी ना, आपके लिए इजी नहीं है कि आप उन चीजों को भूल जाओ एक टाइप से। दैट्स नॉट इजी फॉर यू, बट देन it is equally difficult for most people to be self-sacrificing and share their good fortune with strangers. और ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी बिल्कुल डिफिकल्ट है कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है और आप खुद की चीजों को सेक्रीफाइस कर रहे हो और आप उन लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जिनको आप जानते ही नहीं हो, those who are completely stranger for you. That is why we habitually associate self-sacrifice with heroism. और इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं कि हम खुद को एसोसिएट करेंगे कि हमने सैक्रिफाइस किया, तो इसको हीरोइज्म के साथ कनेक्ट किया जाता है। राइट? कि हमने अपने राइट्स को छोड़ दिया किसी और के इंटरेस्ट के लिए, किसी और के बेटरमेंट के लिए। Given these human failings and limitation, it's better for us to think of a framework that does not require extraordinary actions. ऐसी इन सारी चीजों से बचने के लिए बेटर क्या है, हम ऐसे फ्रेमवर्क डिजाइन करें कि किसी को ऐसे एक्शंस करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, कि कोई खुद को हीरोइज्म की फॉर्म में शो ही ना करे, कोई यही ना दिखाए कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टास्क कर दिया। सो यू विल हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ फ्रेमवर्क। यही है वेल ऑफ इग्नोरेंस, है ना। द मेरिट ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस पोजीशन इज दैट इट एक्सपेक्ट पीपल टू जस्ट बी देयर यूजुअल रैशनल सेल्स। और वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि आपको रीजनल बनाना, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीजों को भूल जाओ। राइट? बट इवन देन हाउ यू विल बी मोर रैशनल व्हाइल यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, वो आपको बनाना है। दे आर एक्सपेक्टेड टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड चूज व्हाट दे रिगार्ड टू बी इन देयर इंटरेस्ट। उनको बोला जाएगा कि वो सोचेंगे कि उनको कैसे खुद के बारे में भी सोचना है और दूसरों के बारे में भी।
The pertinent thing, however, is that when they choose under the veil of ignorance, they will find that it is in their interest to think from the position of the worst of. और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप वेल ऑफ इग्नोरेंस के बारे में खुद को सेट करके देखते हो तो व्हाट यू विल ट्राई टू डू, आप खुद को वर्स्ट ऑफ पोजीशन में भी रख के देखते हो, एंड दैट्स व्हाई यू विल ट्राई टू डू बेटर फॉर देम आल्सो. इट मींस मोरालिटी के बेसिस पे आप चीजों को कहीं ना कहीं डील करने की कोशिश करते हो, राइट? सो वियरिंग द इमेज इन वेल ऑफ इग्नोरेंस इज द फर्स्ट स्टेप इन अराइविंग एट अ सिस्टम ऑफ फेयर लॉज एंड पॉलिसीज. यही वेल ऑफ इग्नोरेंस आपका फर्स्ट स्टेप है ना, अराइविंग एट अ सिस्टम जहां आप फेयर लॉ बना सकते हो, फेयर पॉलिसीज बना सकते हो जो सभी के लिए इक्वल भी बनेंगी, लॉजिकल भी बनेंगी और फेयर भी बनेंगी. इट विल बी एविडेंट दैट रैशनल पर्सन्स will not only see things from their perspective of the worst of, they will also try to ensure that the policies they frame benefit the society as a whole, right? अब देखो, सिर्फ इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ वर्स्ट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. ऐसे में तो आप जस्ट उनके लिए सिंपैथी, एम्पैथी ऐसी फीलिंग्स रखोगे, लेकिन आपको क्या करना है, यू विल जस्ट नॉट सी द थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज who are just completely, you can say, underprivileged, right? But even then, what you will have to do, even then you will have to distribute the resources in that manner जो society को as a whole benefit provide करवाते हैं. Both things have to go hand in hand. दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, privileged भी और underprivileged भी. Since no one know what position they will occupy in the future society, each will seek rules that protect them in case they happen to be born among the worst of. अब हर कोई जब रूल्स सबके लिए बनेंगे तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में आप ऐसी पोजीशन में के लिए भी रूल्स बनाओगे अगर आपको वर्स्ट ऑफ पोजीशन भी मिलती है, even then you can survive, right? Getting my point? But it would make sense if they also try to ensure that their chosen policy does not also make those who are better off weaker. अब देखो क्या है, बट जब आपको क्या होगा, बट इट वुड मेक सेंस, क्या सेंस बनाए, ये सेंस बनाएगा इफ दे ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर दैट देयर चूजन पॉलिसी डज नॉट ऑल्सो मेक दोज हु आर बेटर ऑफ वीकर, बिकॉज इट ऑल्सो पॉसिबल दैट दे कुड बी बोर्न इन टू द प्रिविलेज्ड पोजिशन इन द फ्यूचर सोसाइटी, है ना. लेकिन ऐसे में क्या हो सकता है कि एक बार अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड है तो हो सकता है फ्यूचर में अच्छी पोजीशन पे पैदा हो जाए. गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे में क्या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा कि आप बिल्कुल लोवेस्ट के पार्ट से सोच रहे हो, लेकिन हो सकता है कि किसी अच्छी कैटेगरी में बर्थ हो जाए. Therefore, it would be in the interest of all the society, है ना. अगर आपने वर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो इट मींस आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे. इट मींस बोथ ऑफ द थिंग्स विल गो इन हैंड इन हैंड, राइट? तो ऐसे में आप रिच पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रिविलेज्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे. Therefore, it would be in the interest of all the society as a whole. आपने बिल्कुल लोवेस्ट या फिर जो वर्स्ट ऑफ है उसकी कंडीशन से भी सोचा, एंड यू हैव थॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ द प्रिविलेज्ड पीपल आल्सो, कि उस पर्सन को कैसे ट्रीट किया जाएगा. तो इट मींस व्हाट विल हैपन, इट विल बी बेनिफिट फॉर होल ऑफ द सोसाइटी एंड होल ऑफ द सोसाइटी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट, राइट? दैट आर डिसाइडेड एंड नॉट जस्ट एनी पर्टिकुलर सेक्शन, कि आप सिर्फ एक के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ द पीपल. सच फेयरनेस वुड बी द आउटकम ऑफ रैशनल एक्शन, नॉट बी बेनिवोलेंस ऑफ जनरॉसिटी. आप ऐसे में क्या करोगे कि ऐसा एक्शन होगा दैट विल बी एक्चुअल रैशनल, जहां आप रैशनैलिटी के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो. आप यहां किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सोसाइटी से, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी मोर रैशनल वन. एंड दैट्स व्हाई जॉन रॉल्स देयरफॉर आर्ग्यूज दैट रैशनल थिंकिंग नॉट मोरालिटी, आपको रैशनल बनना है, मोरालिटी नहीं, could lead to us a fair and judge impartially regarding how to distribute the benefits and burdens of the society. आपको मोरालिटी नहीं बनना, आपको मोरल नहीं बनना कि ये सबसे जो है वर्स्ट ऑफ कंडीशन का तो इसको तो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दो. नो, यू विल हैव टू बी रैशनल, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा पार्ट किसके पास जाएगा, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ग्रुप, कौन सा पर्सन किस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला है. इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी रैशनल. तो रैशनैलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन दी मोरालिटी. क्लियर?
तब आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे बेनिफिट्स को भी, बर्डन्स को भी, सो दैट वी ऑल कैन एंजॉय बेनिफिट्स एंड बर्डन्स इन द सिमिलर मैनर. In his example, there are no goals or norms of morality. कोई morality वाली बात है ही नहीं. Just आपको rational हो गए डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को. तो we are not talking about morality कि आपको poor को ज्यादा देना है, because we do not know who are poor. Getting my point? तो यहाँ कोई morality का norms है ही नहीं. That are given to us in advance and we remain free to determine what is best for ourselves. हम क्या करते हैं? हम free हो जाते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए कि हमारे लिए क्या बेस्ट है. इट इज दिस बिलीफ विच मेक्स रोल्स थियोरी एन इम्पॉर्टेंट एंड कंपेलिंग वे टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस. और इसीलिए वी कैन से दैट यस, जॉन रोल्स आइडिया ऑफ जस्टिस दैट इज वेरी फेयर, एंड इन विद द हेल्प ऑफ दिस मैनर ऑफ जस्टिस वी कैन बी श्योर अबाउट दैट यस, सोसाइटी विल बी बेस्ड अपॉन द फेयर मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर आई थिंक. देखो इन सिंपल टर्म्स आप लोगों को क्या समझना था कि आपके अगर आपको दे दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ना सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, बट वन ट्विस्ट इज देयर. वो ट्विस्ट क्या था? दैट यू डू नॉट नो कि आप किस पोजीशन से बिलोंग करने वाले हो. आपको आपकी ये नहीं पता दैट यू आर गोइंग टू टेक बर्थ इन रिच फैमिली, पुअर फैमिली, प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड, यू डोंट नो एनीथिंग. ऐसे में आपको सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है. सो हाउ यू विल ट्राई टू डू? You will try to keep yourself at the worst of position also, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप किस पोजीशन पे जा सकते हो, राइट? ऐसे में आप बिल्कुल लास्ट वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की कोशिश करोगे कि अगर मेरे को ये पोजीशन मिलती है देन हाउ आई विल बी एबल टू सर्वाइव. एंड व्हाट यू विल ट्राई टू डू, यू विल ट्राई टू डू दैट एटलीस्ट बेसिक necessities that will be fulfilled, that can be fulfilled by every person. आप ऐसे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? ऐसे में आप along with that जब आप जॉन रोल्स के आइडिया को पढ़ते हो, he is not talking about morality, he is talking about rationality. क्योंकि आप रैशनल होकर तब चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस पार्ट से बिलोंग करोगे. तो आपको रैशनल बनना पड़ेगा कि आप सभी के लिए एटलीस्ट मिनिमम कंडीशंस अवेलेबल कराते हो. You will not be thinking about the worst of people, you will be thinking about the privileged people also. It means both of the developmental goals will be moving hand in hand. And that's why we can say that yes, this idea of justice you can say can be accepted as the fair principle of justice. Right? I hope जॉन रोल्स की थियोरी आपको समझ आई होगी जस्टिस की. अब देखो, why do they say that justice delays it, justice denied? अगर आपको बोला जाता, देखो जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने भी सुना होगा ना कि अगर देर से जस्टिस मिलता है तो वो डिनाई के इक्वल होता है. क्यों? क्योंकि देखो, बिकॉज ऑफ डिसीजन इन द डिस्प्यूट इज डिलेड टू लॉन्ग, द इंजर्ड पर्सन मे नॉट रिसीव एनी बेनिफिट फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग. क्योंकि हो सकता है जब तक जजमेंट आए तो हो सकता है उस पर्सन की डेथ भी हो जाए, क्योंकि इतने लंबे लंबे केस चलते थे पहले, राइट? और हो सकता है पहले आप लोगों ने राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि लोगों को कोर्ट में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जाता था. तो ऐसे में अगर उनको जस्टिस मिला भी है तो दे हैव डिस्ट्रक्टेड ऑल ऑफ देयर यंग एज. अब उस जस्टिस का कोई बेनिफिट नहीं रह जाता है, राइट? सो व्हाट वुड बी द यूज ऑफ गेटिंग अ डिसीजन इन वंस फेवर आफ्टर वन इज डेड? अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाए तो उस जस्टिस मिलने का बेनिफिट ही क्या है? दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू जॉन रोल्स, this idea of justice can be used and this can be a better manner of getting fair justice in the society. I hope John Rawls' idea of justice is completely clear to all of you. If you are having any kind of doubts and queries, feel free to ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the next part of the chapter, that is pursuing social justice. If you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.